वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हम एक बहुत बड़े एक ग्लोबल ऑपरेशन को डिकोड करने वाले हैं। सोचिए 134 देश, इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर एक महीने तक वन्यजीव और वानिकी अपराध के खिलाफ एक मैसिव क्रैकडाउन चलाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी ऑपरेशन के नतीजों पर है, ये समझने के लिए कि ये अवैध व्यापार असल में कितना बड़ा है, कितना अजीब है और कितना खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं उन आंकड़ों से जो हेडलाइन बनाते हैं। इस एक महीने के ऑपरेशन में लगभग 30,000 जिंदा जानवर जब्त किए गए। 30,000? हाँ, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसकी एक बड़ी वजह है एक्सोटिक पेट्स, मतलब विदेशी पालतू जानवरों की बढ़ती हुई डिमांड। और साथ ही 1100 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान हुई है। तो ये कोई छोटे मोटे शिकारियों का काम नहीं है, ये एक फैला हुआ नेटवर्क है। बिल्कुल। और ये 30,000 जिंदा जानवर तो सिर्फ आप कह सकते हैं कि आइसबर्ग का टिप है। अच्छा। जानवरों के अवशेषों, उनके अंगों और उनसे बने प्रोडक्ट्स का होता है। जैसे पारंपरिक दवाइयाँ, कोई खास तरह का खाना या फिर वो सजावटी सामान। ये इस व्यापार का वो छिपा हुआ हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा पैसा बनता है। पैसे की बात आई है तो इसका स्केल कितना बड़ा है, कुछ अनुमान है इसका? अनुमान है लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर सालाना। 20 बिलियन डॉलर्स? जी, लेकिन ये तो वो आंकड़ा है जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब ये भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट होगा? हाँ, क्योंकि ये पूरी तरह से एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, तो असली आंकड़ा तो इससे कहीं कहीं ज्यादा हो सकता है। 20 बिलियन डॉलर्स, ये नंबर सुनकर दिमाग में एक सवाल आता है कि ये पैसा जाता कहाँ है? क्या ये सिर्फ तस्करों की जेब में जाता है या इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं? एग्जैक्टली। और यही इस प्रॉब्लम का कोर है। ये सिर्फ जानवरों की तस्करी नहीं है, ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स के लिए एक फाइनेंशियल इंजन है। अच्छा। हो सकता है एशिया में एक पैंगोलिन को बेचकर कमाया गया पैसा दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। मतलब ये इंटरलिंक्ड है पूरी तरह से। इसीलिए जब्ती में सिर्फ जानवर ही नहीं थे, हजारों क्यूबिक मीटर अवैध लकड़ी और 30 टन से ज्यादा लुप्तप्राय प्रजातियों से जुड़ी चीजें भी थीं। बाप रे। ये हमारी प्राकृतिक संपदा की एक संगठित लूट है। ठीक है, तो ये सिर्फ हाथियों और बाघों की कहानी नहीं है। और यहीं से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। जब हम वाइल्ड लाइफ क्राइम के बारे में सोचते हैं तो वही पुरानी तस्वीरें दिमाग में आती हैं, हाथी दांत, गैंडे के सींग। लेकिन इस ऑपरेशन ने कुछ ऐसे नए और बढ़ते हुए खतरों को उजागर किया है जिन पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। पहला है बुशमीट, यानी जंगली जानवरों के मांस का बढ़ता हुआ अवैध व्यापार। अच्छा। इस ऑपरेशन में रिकॉर्ड 5.8 टन बुशमीट जब्त किया गया और इसके कुछ उदाहरण तो वाकई चौंकाने वाले हैं। बेल्जियम में बंदर का मांस मिला, केन्या में 400 किलो से ज्यादा जिराफ का मांस और तंजानिया में ज़ीब्रा और हिरण का मांस। अरे, मतलब ये व्यापार अब सिर्फ लोकल नहीं रहा, ये अफ्रीका से निकलकर यूरोप के बाजारों तक पहुंच गया है। और ये सिर्फ एक एग्जॉटिक फूड आइटम का मामला नहीं है, इसके साथ गंभीर पब्लिक हेल्थ रिस्क्स भी जुड़े हैं। वो कैसे? जब जंगली जानवरों का मांस बिना किसी रेगुलेशन या जांच के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंचता है, तो ये ज़ूनोटिक डिजीजेस, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा खतरा जो हमारे सोर्सेज हाईलाइट करते हैं वो समंदर की गहराइयों से जुड़ा है। इस एक महीने में 245 टन से ज्यादा संरक्षित समुद्री वन्यजीव जब्त हुए हैं। 245 टन? हाँ, इसमें शार्क फिन के 4000 टुकड़े भी शामिल थे। मतलब जमीन के साथ साथ समंदर के नीचे की दुनिया भी इन क्रिमिनल गैंग्स के निशाने पर है। और समुद्री इकोसिस्टम बहुत नाजुक होता है। जब आप शार्क जैसी एक टॉप प्रेडेटर को हटाते हैं तो पूरी फूड चेन गड़बड़ा जाती है। सही बात है। इसका असर उन मछलियों पे भी पड़ता है जिन पर करोड़ों लोग भोजन के लिए निर्भर हैं। अच्छा, अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। मुझे लगा था मैंने सब सुन लिया, लेकिन नहीं, छोटे जीवों की तस्करी। हाँ। हमारे सोर्सेस के मुताबिक इस ऑपरेशन में लगभग 10,500 तितलियां, मकड़ियां और दूसरे कीड़े मकोड़े जब्त किए गए। जी। मेरा पहला सवाल तो यही है, क्यों? इनका मार्केट कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ नीश मार्केट है। अच्छा। कलेक्टर, शौकीन लोग जो दुर्लभ और एग्जॉटिक प्रजातियों को अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं, वो इनके लिए हजारों डॉलर देने को तैयार रहते हैं। पर ये तो बहुत छोटे जीव हैं। हाँ, लेकिन जो बात यहाँ आकर्षक है वो यह है कि इन छोटे जीवों का हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा और जरूरी रोल होता है। वे पॉलिनेशन करते हैं, डीकम्पोजिशन में मदद करते हैं
और फूड चेन का एक अहम हिस्सा हैं। एक मिनट, आपने पब्लिक हेल्थ रिस्क की बात की थी, क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? एक मकड़ी या तितली की तस्करी से पब्लिक हेल्थ को खतरा कैसे हो सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा दूर का लगता है। नहीं, ये बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। सोचिए वेस्ट नाइल वायरस कैसे फैला था, मच्छरों से। जब आप किसी जानवर या कीड़े को उसके प्राकृतिक माहौल से बाहर ले जाते हैं तो आप शायद उसके साथ जुड़े वायरस, बैक्टीरिया या फंगस को भी ले जा रहे हैं। ओह, अच्छा। और ये वायरस फिर वहाँ के स्थानीय वन्य जीवों या यहाँ तक कि इंसानों को भी संक्रमित कर सकते हैं, जिनके पास इनसे लड़ने के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती। और इन्वेजिव स्पीशीज का भी खतरा रहता होगा। बिल्कुल, कुछ प्रजातियां आक्रामक बन सकती हैं जो नए माहौल में जाकर वहां की स्थानीय प्रजातियों को खत्म कर देती हैं। तो एक छोटी सी मकड़ी एक बड़े इकोलॉजिकल डिजास्टर की वजह बन सकती है। दैट मेक्स सेंस। ये एक ऐसा खतरा है जिसे हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी लिस्ट में एक और चीज है, अवैध पौधों का व्यापार। 10 टन से ज्यादा जिंदा पौधे और उनसे बने उत्पाद जब्त किए गए। हाँ, और ये अक्सर बहुत मासूमियत से होता है। कोई ऑनलाइन एक बहुत खूबसूरत और दुर्लभ ऑर्किड खरीदता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसे किसी संरक्षित जंगल से अवैध रूप से काटा गया है और ऐसा करके वहां की पूरी आबादी को खत्म कर दिया गया है। इंटरनेट ने हम सबको अनजाने में इस अवैध व्यापार का एक संभावित भागीदार बना दिया है। ये उभरते हुए ट्रेंड्स तो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। अब जरा कुछ खास मामलों को देखते हैं जो इस ऑपरेशन के दौरान सामने आए। इनसे इस नेटवर्क के काम करने का तरीका और इसका फैलाव और साफ हो जाएगा। जी, जैसे इंडोनेशिया में अधिकारियों ने एक ही शिपमेंट में 3000 से ज्यादा जिंदा पक्षी और 7000 कीड़े मकोड़े जब्त किए। एक ही शिपमेंट में? हाँ, सोचिए, एक बार में 10,000 से ज्यादा जिंदा जीव। ये किस स्केल पर हो रहा है? और ब्राजील का मामला इस कहानी को और आगे ले जाता है। वहां अधिकारियों ने सिर्फ जानवरों को नहीं बचाया, बल्कि एक पूरे तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। अच्छा। उन्होंने 145 संदिग्धों की पहचान की और 200 से ज्यादा जंगली जानवरों को बचाया। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये काम कुछ अकेले लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे संगठित आपराधिक गिरोह हैं। बिल्कुल, जो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। और ये गिरोह अब टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा उठा रहे हैं। कतर में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर एक लुप्तप्राय बंदर को $14,000 में बेचने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर? हाँ, मतलब ये अवैध बाजार अब हमारी जेब में मौजूद फोन तक पहुंच गया है। कोई भी इसे देख सकता है, खरीद सकता है। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मेक्सिको का मामला बहुत कुछ कहता है। बताइए। वहां अधिकारियों ने 2 बाघों के साथ साथ ऐसे हथियार के पुर्जे भी जब्त किए जो संगठित अपराध से जुड़े हैं। हथियार के पुर्जे? जी, ये इंटरपोल के महासचिव के उस बयान की पुष्टि करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि वन्यजीव अपराध अब ड्रग्स, मानव तस्करी और हथियारों के व्यापार जैसे दूसरे गंभीर अपराधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रहा। नहीं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया है। बिल्कुल। समुद्री रास्तों का इस्तेमाल भी जबरदस्त हो रहा है। वियतनाम में एक मछली पकड़ने वाले जहाज की आड़ में 4.2 टन पेंगोलिन स्केल्स ले जाए जा रहे थे। 4 टन से ज्यादा? हाँ, पेंगोलिन तो दुनिया का सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला जानवर है और ये दिखाता है कि तस्कर कैसे आम जहाजों का कवर लेते हैं। वहीं तंजानिया में हुई जब्ती ये भी दिखाती है कि पुराने खतरे खत्म नहीं हुए हैं। वहां $4,15,000 मूल्य के 100 से ज्यादा हाथी दांत और $40,000 मूल्य के 140 से ज्यादा दरियाई घोड़े के दांत जब्त किए गए। तो हाथी और दरियाई घोड़े जैसे प्रतिष्ठित जानवर आज भी शिकारियों के निशाने पर हैं। बिल्कुल है। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, 134 देश एक साथ मिलकर इतने बड़े और जटिल ऑपरेशन को अंजाम कैसे देते हैं? ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। ये सिर्फ 1 महीने की कार्रवाई नहीं थी जैसा कि बाहर से लग सकता है। अच्छा। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग और तैयारी थी। इसमें देशों के बीच खुफिया जानकारी और सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान शामिल था। मतलब इंटेलिजेंस शेयरिंग? हाँ, कौन सा गिरोह कहाँ एक्टिव है, कौन से रास्ते इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से संदिग्ध लोग हैं, ये सारी जानकारी पहले ही साझा की जा चुकी थी। हमारे सोर्सेज में इंटरपोल के कुछ नोटिस का जिक्र है, रेड, पर्पल और ब्लू नोटिस। ये क्या होते हैं? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट की तरह है? हाँ, आप ऐसा समझ सकती हैं। इंटरपोल ने इस ऑपरेशन के दौरान 69 नोटिस जारी किए। 69? जी, जैसे एक रेड नोटिस असल में एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी का अनुरोध होता है, जिसमें सदस्य देशों से एक संदिग्ध को ढूंढकर
गिरफ्तार करने के लिए कहा जाता है। और पर्पल नोटिस? पर्पल नोटिस अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों, सामानों और ठिकानों के बारे में जानकारी देता है। तो वो सिर्फ तस्करों को नहीं पकड़ रहे थे, बल्कि उनके पूरे ऑपरेशनल मॉडल का नक्शा तैयार कर रहे थे। तो ये सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के बारे में नहीं है, ये उनके पूरे नेटवर्क को समझने के बारे में है। एग्जैक्टली। और इसमें पैसे का क्या रोल है? आपने अवैध वित्तीय प्रवाह या इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोस का जिक्र किया था। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में इसका मतलब है फॉलो द मनी, पैसे का पीछा करो। बिल्कुल। ये अपराध मुनाफे के लिए किया जाता है। अगर आप पैसे के लेन देन के रास्ते को ट्रैक कर सकते हैं तो आप सिर्फ छोटे मोटे शिकारियों को नहीं बल्कि नेटवर्क के सरगनाओं तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक नई चुनौती आ गई है, क्रिप्टो करेंसी, सलीका। उसकी वजह से पैसे के लेन देन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब देशों के बीच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को साझा करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सब सुनने के बाद एक और सवाल आता है। मान लिया कि ये ऑपरेशन बहुत सफल रहा, लेकिन जब ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या? क्या ये नेटवर्क कुछ समय के लिए शांत बैठकर फिर से अपना काम शुरू नहीं कर देते? ये $1 मिलियन सवाल है। एक ऐसा ऑपरेशन एक बहुत बड़ा झटका देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन नेटवर्कों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लगातार लंबे समय तक कोशिश करनी पड़ती है। मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, इसमें किसी देश में कानून बदलना, किसी दूसरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाना और सबसे जरूरी खुफिया जानकारी का लगातार आदान प्रदान शामिल है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि वन्यजीव अपराध का पैमाना हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ कुछ बड़े और प्रसिद्ध जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कीड़ों से लेकर पौधों और समुद्री जीवों तक फैला हुआ है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, ये एक बेहद संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध है जो ड्रग्स और हथियारों के व्यापार जैसे दूसरे गंभीर अपराधों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जैसा कि एक विशेषज्ञ ने कहा, ये ऑपरेशन एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक बड़ी जीत है, तो दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म कॉल भी है। एक अलार्म कॉल। हाँ, ये आंकड़े हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि संगठित आपराधिक गिरोह हमारी प्रजातियों और हमारे इकोसिस्टम को कितना भयानक नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये पूरी चर्चा एक अहम सवाल उठाती है। जी, जब हम वन्यजीव अपराध के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर बड़े जानवरों जैसे बाघ, हाथी या गैंडे के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन क्या इन छोटे अनदेखे जीवों जैसे कीड़े, पौधे और समुद्री प्रजातियों की तस्करी का बढ़ता चलन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक छिपा हुआ और शायद कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन रहा है? अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना